learn about coagulation of colloidal salt. All of you have already studied about the charge of colloidal particles. Right? Colloidal particles are charged in nature, and it is experimentally proved by electrophoresis experiment. Colloidal particles move towards oppositely charged electrode. Positive charged colloidal particles moves on negatively charged electrode called cathode, and at cathode it becomes coagulated. What is coagulation? Really, when colloidal particles comes in the contact of their opposite charge electrolyte or opposite charged colloidal particle, that is one cell is positively charged and another one is negatively charged. When both are coming in the contact of one another, both will be precipitated, both will be coagulated with the effect of one another. Such like when electron and proton both have same charge, that is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, comes in the contact of one another, their charges becomes neutral, and neutron is formed. Same process is applied here. That means if any opposite charge electrolyte is used in any colloidal solution, then colloid particles will be neutralized, will be precipitated, and such precipitation is called as coagulation. Any problem? In coagulation, when additional electrolytes are used, then coagulation takes place. Hardy and Sulj. These are the scientists proposes one of the rule that colloidal particles, if electrolytes are mixed in colloidal solution, colloid particles becomes precipitated. This is the first rule. Second, the used electrolyte have maximum charge, express maximum ability of coagulation. एक बार हम हिंदी में बोलते हैं, आप हिंदी में समझ लीजिए। हार्डी सुलझला ये क्या कहता है कि जब हम किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में, कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है उसमें कोलाइड पार्टिकल्स होते हैं, वो चार्ज होते हैं आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। जब किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में हम कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे, तो कोलाइडल सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट के इफेक्ट से प्रेसिपिटेट में बदल जाएगा। Such precipitation is called as coagulation. Now, the electrolyte used have maximum charge, express maximum ability of coagulation. हार्डी सुलझला में ये बात नहीं बताई गई थी कि यदि दो अपोजिट चार्ज कोलाइडल साल को भी मिलाया जाए तो कोगुलेशन होता है। उन्होंने केवल एक ही बात बताया था। एक एग्जाम्पल मैं बताता हूं आपको, ऑर्डिनरी वे में आप हमेशा यूज करते हैं। ये ब्लड है, और ब्लड पर नेगेटिव चार्ज कोलाइड होता है।
ये नेगेटिव चार्ज होती है, एक कोलाइडल सॉल्यूशन है नेगेटिव चार्ज। इसमें अगर हम कोई भी पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं तो इसका कोगुलेशन हो जाएगा। यदि हम इसमें मान लीजिए हम दाढ़ी बना रहे होते हैं, टीका कट जाता है या किसी और कारण से कहीं चोट लग जाती है, ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में हम इस ब्लड के ओजिंग को अगर रोकना चाहेंगे तो हम क्या करते हैं, ये ब्लड है, और इस ब्लड में अगर हम कोई पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, तो इसका प्रेसिपिटेशन हो जाता है। इसी प्रेसिपिटेशन को ही हम कोगुलेशन कहते हैं। और कोगुलेशन की जो फेनोमेना है, जो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें जब हम एलम मिलाते हैं फिटकरी, तो फिटकरी में क्या फार्मूला होता है बच्चों, जानते हैं आप सभी लोग, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस H24H2O, इसमें Al+++3 चार्ज का आयन होता है। ये पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हो आप, इसमें बहुत ज्यादा कोगुलेटिंग पावर होगी। चूना मिलाते हैं आप तो चूने में Ca++ आयन होता है, 2 ही चार्ज है, इसके कंपैरिजन में कोगुलेटिंग पावर कम होगी। अगर इसमें आप नमक मिला दीजिए तो नमक में Na+ है, उसमें भी कोगुलेशन एक्सप्रेस होगी, लेकिन केवल एक पॉजिटिव चार्ज है, उसमें और कोगुलेशन की एबिलिटी कम होगी। इसी वजह से हम अपने दाढ़ी बनाने वाले, अब जो हाथ में दाढ़ी बनाने वाला हमारा ऑपरेटर रखा रहता है, उसके साथ हम फिटकरी रखे रहते हैं। दाढ़ी कटने पर तुरंत ही हम एलम का इस्तेमाल करते हैं और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। यही हार्डी सुलझना है। कोई दिक्कत हो तो बताइए, बाकी लैंग्वेज आप नोट कर सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गया। क्वेश्चन किया गया है कि हार्डी सुलझना में आप क्या करेक्शन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके दिया गया है इसी में कि आप इसमें क्या करेक्शन कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन 5.7, व्हाट मॉडिफिकेशन कैन यू सजेस्ट इन दी हार्डी सुलझना। हार्डी सुलझना में कौन सा मॉडिफिकेशन आप सलाह दे सकते हैं कि किया जाए। तो अभी हमने आपको बता दिया पहले कि not only opposite charge electrolytes are used at the place of opposite charge electrolyte, we can use opposite charge colloidal salt also. When opposite charge colloidal salts are used for the purpose of coagulation, both the colloidal salts will be precipitated. This is advice in such law that it must be used in the modification, and such modification is already expressed in your NCERT textbook. Any problem? How is Sunjala clear? It is most important point for examination. एक पॉइंट आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। हार्डी सुलझना आप याद कर लीजिएगा। समझ में कंसेप्ट आ गया होगा। कंसेप्ट समझ में आ जाती है कोई चीज तो आपको याद करने में
कोई क्लियर करने में क्लियर हो गया तो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कोई दिक्कत? आगे बढ़े तो आगे हम बढ़ते हैं। आगे अगला पॉइंट है कोलाइड्स अराउंड अस। कोलाइड्स अराउंड अस। Collides around us. हमारे चारों तरफ कोलाइड पार्टिकल्स जो हैं हम उन पर कुछ नजरें डाल लेते हैं। बहुत सभी चीजें कोलाइड्स के फॉर्म में हमारा चारों तरफ है, उनके बारे में हम क्या क्या देखते हैं और क्या एनालिसिस निकालते हैं। पहला दिया गया है ब्लू कलर ऑफ द स्काई, डस्ट पार्टिकल along with the water suspended in the air scattered blue light which reaches our eyes and the sky looks blue to us। हम लोगों की जो चारों तरफ आसमान दिखता है, आसमान क्या है? डस्ट पार्टिकल along with water, वाटर सस्पेंडेड रहता है, वाटर में सस्पेंड रहते हैं डस्ट पार्टिकल्स। और इस डस्ट पार्टिकल से जो कि हवा में अर्थात मॉइस्चर में मिल करके वातावरण में दिख जाता फैला हुआ है, उससे जब लाइट पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट हो करके हमारे आईज पर टकराती है तो एक ब्लू कलर दिखाई देता है। उस ब्लू कलर को हम स्काई कह देते हैं। आप जितना ही ऊपर चले जाते रहते हैं उतना ही ऊपर स्काई खसकता जाता है। ऐसा लगता है दूर देखने पर कि स्काई वहां जमीन पे टच कर गया है, क्योंकि दूरी बढ़ गई है ना। आपकी आंखें जहां तक उस डस्ट पार्टिकल के डेंस जो पानी वाटर मॉलिक्यूल्स में मॉइस्चर में जो है आपके घुला हुआ है, जहां तक पहुंचती हैं, जहां के आगे नहीं पहुंच पाती वहीं से स्काई दिखाई देने लगता। स्काई दिखाई देने लगता नहीं, बल्कि स्काई फील होने लगता है कि वही स्काई है। Sky means end of your eye power, that is that limit. Against that your eyes are unable to see, that is called as sky. Any problem? Sky is nothing, any layer. Sky is not a कोई जैसे आपको एक लेयर दिखता ना, कोई चादर बिछा दिया हो नीला सा, ऐसा नहीं है। वो यही नीचे से लेकर जो चीजें हैं वो आपके पृथ्वी से लेकर के और जहाँ तक आपकी आंखें जा रही वहां तक वो है, लेकिन जहाँ तक आपकी आंखें देख रही हैं वो खाली वैकेंट स्पेस दिखाई दे रहा है। जहाँ एबिलिटी खत्म हो जा रही है वहां आपको स्काई दिखाई देने लगता है, एक लेयर दिखाई देने लगता है। फॉग, मिस्ट एंड रेन। फॉग, मिस्ट और रेन ये क्या है? एयर में, हवा इसमें डिस्पर्जन मीडियम का काम करता है और वाटर डिस्पर्ज्ड फेज का काम करता है। नहीं समझ में आया? वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ डिस्पर्ज्ड फेज एंड एयर इज इन द फॉर्म ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। और आप जरा बताइए हमको कि जब हवा डिस्पर्जन मीडियम हो और लिक्विड एयर डिस्पर्जन फेज हो तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एरोसॉल। और जब हवा में सॉलिड घुलता है तो भी उसे क्या कहते हैं? एरोसॉल। और अगर सॉलिड होता है तो भी एरोसॉल, और लिक्विड होता है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई परेशानी? तो बेटा इस प्रकार से एरोसॉल जो है, मतलब एरोसॉल वो एरोसॉल है जिसमें एयर इज डिस्पर्जन मीडियम एंड वाटर इज डिस्पर्ज्ड। ये फॉग, मिस्ट और रेन है। ये जब बादल बढ़ता है, बादल क्या होता है? क्लाउड क्या होते हैं?
हवा में पानी भरा हुआ है और जब उस पर कहीं प्रेशर पड़ता है, हवा का दूसरी तरफ से दबाव पड़ता है, तो जिस प्रकार से रसगुल्ले से रस अगर दबा दिया जाए क्या टपेगा? रस। तो उसमें सॉलिड में लिक्विड, सॉलिड जो है वो डिस्पर्जन, सॉलिड जो है वो डिस्पर्जन, क्या नाम है, डिस्पर्जन मीडियम का काम करता है रसगुल्ले में, और लिक्विड डिस्पर्ज फेज होता है। उसको दबाया जाए तो रस टपकने लगेगा। तो वहाँ हवा ही है, तो हवा पर तो थोड़ी सी ही दाब पड़ेगी, तो क्या होगा? ज्यादा मात्रा में भर गिरने लगेगा। इसीलिए जब बरसात होती है ना, दाब पड़ता है, वो तेजी पानी गिरने लगता है ना बेटा? कोई कंफ्यूजन? अरे बहुत ज्यादा दाब पड़ जाता है तो बादल फट जाते हैं, तो पूरा पानी जितना उनके पास था पूरा का पूरा नीचे गिर जाता है। फूड आर्टिकल्स, हमारे भोज्य पदार्थ में दूध, यानी मिल्क, बटर, हलवा, आइसक्रीम, मिल्क, बटर, हलवा, आइसक्रीम, fruit juices, etc. are used in the form of colloidal solution. Really, all those things whom are digested by your intestine, they are in the form of colloidal. जो colloidal range में आएगा, यानी 10 to the power minus 4 to 10 to the power minus 7 सेंटीमीटर के रेंज में आ जाएगा, उसी को हमारी आंतें क्या करेंगी? एब्जॉर्ब करेंगी। क्या करेंगी? एब्जॉर्ब नहीं, एब्जॉर्ब करेंगी। और जो इस रेंज से बड़ी होंगी वो एब्जॉर्ब नहीं होंगी, वो कहाँ चली जाएंगी? एज सॉलिड फीकल मैटर, इसको हम मल कहते हैं, वहां चली जाएंगी। और जो उससे छोटी होंगी 10⁻⁷ सेंटीमीटर से, वो कहाँ चली जाएंगी? वो छन करके यूरिन के रूप में बाहर चली जाएंगी। और जो इस रेंज में आएगा पार्टिकल, वो हमारे इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एनी प्रॉब्लम? उस रेंज में पार्टिकल जो होंगे वो एब्जॉर्ब किए जाएंगे। हम जो दवाइयाँ खाते हैं या वो भी इसी फॉर्म में आ जाती हैं तो उसे एब्जॉर्ब करती है, हमारे यहाँ पे इसी रेंज में आ जाती हैं। ब्लड के बारे में बता ही दिया गया कि नेगेटिव चार्ज कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है। सॉइल, मिट्टी, उसमें भी जो मिट्टी आप घोलते हैं जिसका साइज उस रेंज में आ जाता है, कोलॉइडल रेंज में, जो आपको कई बार बताया गया 10⁻⁴ to 10⁻⁷ सेंटीमीटर और 10⁻⁶ to 10⁻⁹ मीटर में आ जाता है, उसे आप कहेंगे कि ये सॉइल कोलॉइडल फॉर्म में है। फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, ये डेल्टा कैसे बनता है? डेल्टा का जो फॉर्मेशन होता है वो इस प्रकार से होता है। ये समुद्र है, ओशन, देखिए ये समुद्र है, और इसमें आप सभी बच्चे जानते हैं कि Na+ Cl- के प्रेजेंस होती है, Na+ की प्रेजेंस या K+ की प्रेजेंस होती है। सोडियम और पोटेशियम उसमें डिजॉल्व होते हैं, अधिक मात्रा में सोडियम होता है, इसीलिए समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा होता है। सैलाइन, खारा को क्या कहते हैं? SALINE, सैलाइन। सी वाटर इज सैलाइन इन नेचर, सी वाटर इज सैलाइन इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड Na+। आपको ये बता दिया गया कि जो नदियां बहती हैं, उन बहती हुई नदियों में जितनी भी गंदगी बहती है वो नेगेटिव चार्ज कोलॉइडल फॉर्म में होती है, नेगेटिव कोलॉइडल पार्टिकल के रूप में होती है। आप नदी से पानी ले आइए भर के, एक बीकर में रख दीजिए, और रखने के बाद आप देखेंगे दूसरे दिन कि पूरी की पूरी गंदगी नीचे बैठ गई। ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा। कोलॉइड पार्टिकल्स उसमें ऐसे सस्पेंड रहते हैं
कि वो नीचे नहीं बैठते हैं, गंदगी पूरी पानी में उसे फैली रहती है। लेकिन अगर उसमें आप फिटकरी का एक टुकड़ा डाल दें तो जितनी गंदगी है वो नीचे बैठ जाएगी। ब्लीचिंग पाउडर डाल दीजिए तो गंदगी नीचे बैठ जाएगी। कंफ्यूजन, इसी को कोगुलेशन कहते हैं। तो आप देखिए ये नदियां हैं उसमें बहती हुई आती हैं, और नदियों में जो नेगेटिव चार्ज कोलाइड पार्टिकल आ रहे हैं सॉइल के फॉर्म में, मल के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट, ये नेगेटिव चार्ज हैं। जब ये नेगेटिव चार्ज कोलाइड इस Na+ के कांटेक्ट में आती हैं तो इस प्रकार से कंटिन्यूअसली ये कोगुलेट होती रहती हैं, और कोगुलेशन की ये प्रक्रिया कंटिन्यूएशन में जहाँ नदियों में मिलती हैं वहाँ चलती रहती है, और वो धीरे धीरे नीचे बैठते 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 टापू बन जाता है समुद्र में। उसी को डेल्टा कहते हैं। इस प्रकार से डेल्टा नेचुरल फॉर्म में आपको लैंड उपलब्ध हो जाता है समुद्र के अंदर। बॉम्बे, बॉम्बे क्या है, चारों तरफ से समुद्र घिरा हुआ है, बहुत ही अच्छी जगह है ना वो बॉम्बे, चारों तरफ से समुद्र घिरा हुआ है। इसी प्रकार से डेल्टा का फॉर्मेशन हुआ जिस पर एक सिटी का निर्माण हो गया। कंफ्यूजन, इस प्रकार चारों तरफ समुद्र घिरा हुआ हो और बीच में शहर हो तो डेल्टा का ही निर्माण है। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि 3/4 ऑफ होल लैंड इज वाटर and 1/4 is only land. Now any problem? How deltas are formed? Any problem? कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलिए, डेल्टा का निर्माण समझ में आ गया कैसे होता है? Any problem? Application of colloids. Next point. Application of colloids. Application next day. Thank you. See you again.